हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहसंयोजक आबंध को वर्गीकृत किन आधारों पर किया जाता है और साथ ही हम समझेंगे सिग्मा और पाई आबंध क्या है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यदि दो परमाणुओं के मध्य आबंधन होता है तो वे परमाणु पहले सिग्मा आबंध बनाते हैं फिर पाई आबंध बनाते हैं, ऐसा है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सहसंयोजक आबंध, जिसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, यदि इसको वर्गीकरण करना चाहें तो हम इसके वर्गीकरण के आधार लेंगे। सहसंयोजक आबंध को मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें पहले को हम ले सकते हैं साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। यदि साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सहसंयोजक आबंध का वर्गीकरण करें तो इसे तीन भागों में बांटते हैं। एकल आबंध, जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, द्विआबंध, जिसे डबल बॉन्ड कहते हैं, और त्रिआबंध, जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। दोस्तों, आप कुछ बुक में ऐसा देखेंगे कि द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों को एक साथ बहुआबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, जब दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो उनके बीच बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं और एकल सहसंयोजक आबंध कहते हैं। और जब परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो द्विआबंध कहेंगे, और तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो त्रिआबंध कहते हैं। अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा आबंध और पाई आबंध। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सिग्मा आबंध कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पर दो परमाणु ऑर्बिटल हैं जो कि अर्धभरित अवस्था में है। ये जो आपको रेड डॉट दिखाए गए हैं ऑर्बिटल के केंद्र में, ये परमाणु के नाभिक की स्थिति होती है। तो ये दोनों ही नाभिक की स्थितियाँ हैं। इन दोनों नाभिकों से होकर यदि हम सीधी रेखा खींचें तो इसको कहेंगे अंतरानाभिकीय अक्ष। यदि दो परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के समीप आए और अतिव्यापन करें तो उनके मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है। यहाँ पर ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के समीप आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिव्यापन कर रहे हैं, तो इससे सहसंयोजक आबंध का निर्माण होगा। जब यह अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर होता है, देखो यहाँ पर अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर हो रहा है, तो अंतरानाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन होने पर जो आबंध बनता है उसे सिग्मा आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर इन दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा आबंध का निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही परमाणु ऑर्बिटल दो अलग अलग परमाणुओं के हैं और इनके अतिव्यापन से दोनों परमाणुओं के मध्य सिग्मा आबंध का निर्माण हुआ है। अगली बात हम देखते हैं पाई आबंध कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए, दो परमाणु ऑर्बिटल हैं और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी अर्धभरित अवस्था में है। और इस समय इसका दिक्विन्यास पिछले वाले दिक्विन्यास से थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये सीधी रेखा जो नाभिकों से होकर जा रही है अंतरानाभिकीय अक्ष है। और ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होता है। बात आप समझ सकते हैं कि इस बार अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर नहीं हुआ है, बल्कि अंतरानाभिकीय अक्ष के तल के ऊपर और नीचे हुआ है। तो इस प्रकार के अतिव्यापन से पाई आबंध का निर्माण होता है और इस प्रकार के अतिव्यापन को आप पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। तो हमने देखा कि अतिव्यापन दो प्रकार के थे और दोनों प्रकार के अतिव्यापन से दो प्रकार के सहसंयोजक आबंध का निर्माण हुआ, सिग्मा आबंध और पाई आबंध। एक उदाहरण से थोड़ा और बात को हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि क्यों सिग्मा आबंध पहले बनता है। तो उदाहरण लेंगे हम लोग फ्लोरीन अणु का, यानी कि F2 का। आप समझ सकते हैं कि F2 का निर्माण तब होगा जब दो फ्लोरीन परमाणु आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों को अलग कर लिया है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखे जाएँ तो 1s2 2s2 2p5, और इधर भी वही बात है। यदि बाह्यतम कोष को देखें तो इसका बाह्यतम कोष दूसरा है और दूसरे कोष का यदि ऑर्बिटल आरेख बनाएं तो ये प्राप्त होगा।
देखिए 2s2 यानी कि एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p यानी p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 5 रखना है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, फिर चौथा और पांचवा, इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये अकेला रह गया यानी अयुग्मित रह गया। और इसी प्रकार हम दूसरे फ्लोरीन परमाणु का ऑर्बिटल आरेख बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस फ्लोरीन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस वाले फ्लोरीन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक ऑर्बिटल ऐसा है जो अर्धभरित अवस्था में है। तो ये जो अर्धभरित ऑर्बिटल होते हैं यही अतिव्यापन करके सहसंयोजक आबंध का निर्माण करेंगे। तो फिलहाल अतिव्यापन में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो देखें ये जो 3 ऑर्बिटल हैं p के, इसको px, py और pz कहते हैं। और pz के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए pz का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। pz की खास बात ये होती है कि यहाँ पर ऑर्बिटल जो होता है z एक्सिस पे फैला होता है। तो आप देखें z एक्सिस पे ऑर्बिटल फैला है, y एक्सिस खाली पड़ा है और x एक्सिस भी खाली पड़ा है। इसी प्रकार यदि दूसरे फ्लोरीन का हम बनाए तो दूसरे फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ये होगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो ये दोनों ही परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के समीप आए और अतिव्यापन करें, तो ये एक दूसरे के समीप 3 प्रकार से आ सकते हैं। जेड एक्सिस से होकर, यानी ऐसे ये एक दूसरे के समीप आए कि अंतरानाभिकी अक्ष जो हो वो जेड एक्सिस बन जाए। दूसरी बात कि यदि ये नीचे से मान लो इसके पास आए या ऊपर से आए तो हम कहेंगे वाई एक्सिस पर आ रहा है, वाई एक्सिस से होकर आ रहा है, यानी अंतरानाभिकी अक्ष वाई एक्सिस बन जाएगा। या फिर ये एक्स एक्सिस से यानी इधर से भी आकर अतिव्यापन कर सकता है। तो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि ये जेड एक्सिस के एलॉन्ग, मतलब जेड एक्सिस पर होते हुए एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, यानी जो अंतरानाभिकी अक्ष है वो जेड एक्सिस बन रहा है। तो अतिव्यापन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो आप देखें ये परमाणु ऑर्बिटल और ये परमाणु ऑर्बिटल जिस ओरिएंटेशन में है इसी ओरिएंटेशन में एक दूसरे के समीप आए, अतिव्यापन किए, तो अतिव्यापन यहाँ पर हुआ। और यदि हम अंतरानाभिकी अक्ष की बात करें तो ये सीधी रेखा जो है अंतरानाभिकी अक्ष है और यही जो है यही जेड एक्सिस भी है। तो अंतरानाभिकी अक्ष कौन सा बना? जेड एक्सिस बना। और यहाँ पर अतिव्यापन अंतरानाभिकी अक्ष पर हो रहा है, यानी कि दोनों परमाणुओं के मध्य सिग्मा आबंध का निर्माण हुआ। बात ठीक है। अच्छा, यदि मान लो कि ये 2p ऑर्बिटल इस प्रकार से होते, ऊपर नीचे व्यवस्थित है, और आप देख रहे हैं ये pz है क्योंकि जेड एक्सिस पे इसके लोब जो है ऑर्बिटल के जेड एक्सिस पे फैले हुए हैं। और इस बार ये एक दूसरे के समीप आकर अतिव्यापन करते हैं। अंतरानाभिकी अक्ष जो है इस बार वाई बने तो अतिव्यापन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतरानाभिकी अक्ष वाई एक्सिस बन गया और दोनों परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापन कर लिए हैं। तो इस प्रकार दोनों परमाणुओं के मध्य, दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण हुआ है। लेकिन इस प्रकार के अतिव्यापन से आपने पहले ही पढ़ा कि पाई आबंध बनेगा। तो यानी कि जो 2 फ्लोरीन परमाणु हैं वो चाहे तो सिग्मा आबंध बना लें या फिर दूसरे प्रकार की ओवरलैपिंग करके पाई आबंध बना लें। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में है ये कि ये किस प्रकार का अतिव्यापन करेंगे। इस प्रकार का जिसको अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं और इसको पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। तो सिग्मा आबंध वाला अतिव्यापन करेंगे कि पाई आबंध वाला। अच्छा, एक बात मैंने आपको नहीं बताया कि यदि जेड अक्ष से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यदि ये जेड एक्सिस को हमने अंतरानाभिकी अक्ष बनाया, वाई एक्सिस को बनाया, अगर एक्स एक्सिस से होते हुए एक दूसरे के पास आते, तो दोस्तों एक्स एक्सिस मैंने बनाया तो इधर है लेकिन एक्चुअल में ये मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ होगा आपके। और यदि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर से एक ऑर्बिटल जाके अतिव्यापन करे तब भी इसी प्रकार का अतिव्यापन होगा, यानी पाई आबंध का निर्माण होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये सिग्मा आबंध भी बना सकते हैं, पाई आबंध भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कौन सा आबंध? तो ध्यान रखना है आपको कि ये सिग्मा आबंध बनाएंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि 2 फ्लोरीन सिग्मा आबंध बनाएंगे तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिग्मा आबंध एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मजबूत आबंध होता है। मजबूत आबंध होने का मतलब है दोनों परमाणुओं के मध्य
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यानी कि प्रबल आकर्षण बल काम करेगा। और यदि दो फ्लोरीन परमाणु हैं जिनके मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करेगा तो उनका स्थायित्व अधिक होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि आकर्षण अधिक होता है तो ऊर्जा घट जाती है, और ऊर्जा घट जाती है स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बनाने को तो दो फ्लोरीन परमाणु सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन फिर दोनों सोचते हैं कि क्या करने पे हमको अधिक लाभ है। तो दोनों को समझ में आता है कि सिग्मा आबंध बनाएंगे तो हम लोग ज़्यादा स्थायी हो पाएंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, और यदि स्ट्रांग है मीन्स अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो स्थायित्व अधिक होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो सिग्मा आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण ही परमाणु प्राथमिकता देते हैं कि हम सिग्मा आबंध बनाएं, और सिग्मा आबंध का यदि चांस नहीं बनेगा तो फिर वो पाई आबंध का निर्माण करेंगे। तो चलिए इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो परमाणुओं को यदि एकल आबंध बनाना हो तो वे पहले सिग्मा आबंध बनाते हैं। इसका कारण सिग्मा आबंध का अधिक प्रबल होना है। अधिक प्रबल होगा तो स्थायित्व तो अधिक प्राप्त होगा। दो परमाणुओं के मध्य पहले सिग्मा आबंध बनता है, इसके बाद ही पाई आबंध बन सकते हैं। तो पहले जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनने से परमाणुओं को ज़्यादा लाभ है। इसका कारण है कि सिग्मा आबंध अधिक प्रबल है। अब मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड आबंध जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका कारण क्या है? तो सिग्मा आबंध पाई आबंध की अपेक्षा प्रबल होता है, क्योंकि सिग्मा आबंध में अतिव्यापन पाई आबंध की अपेक्षा अधिक होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे